नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सुबह की पहली चाय पीते हैं, तो उस चाय का स्वाद असल में क्या है? मेरा मतलब वैज्ञानिक रूप से नहीं कि उसमें कौन से केमिकल्स हैं, बल्कि वो जो अनुभव है, वो जो गर्माहट, वो जो खुशबू, वो जो ताजगी की फीलिंग है, वो असल में क्या है? या जब आप कोई सुंदर सा गाना सुनते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो अनुभव कहाँ से आता है? हम अपनी पूरी जिंदगी अनुभवों के सागर में गोते लगाते रहते हैं। खुशी का अनुभव, दुख का अनुभव, प्यार का अनुभव, गुस्से का अनुभव। लेकिन हम कभी रुक कर ये नहीं पूछते कि यह अनुभव खुद क्या चीज है। हम हमेशा दुनिया की चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम उस स्क्रीन के बारे में कभी बात नहीं करते जिस पर यह पूरी दुनिया की फिल्म चल रही है। और वो स्क्रीन है हमारी अपनी चेतना, हमारा अपना अनुभव। आज हम दर्शन शास्त्र के एक ऐसे क्रांतिकारी स्कूल की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जिसने कहा, दुनिया क्या है? ये जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं। इस स्कूल का नाम है फेनोमेनोलॉजी या दृश्य प्रपंच शास्त्र। यह नाम जितना मुश्किल है, इसका आइडिया उतना ही सरल और शक्तिशाली है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की साधारण से साधारण चीजों को भी एक बिल्कुल नई और गहरी नजर से कैसे देख सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने ही अनुभवों के जासूस बनने के लिए और उस दुनिया को देखने के लिए जो विज्ञान और सिद्धांतों के पर्दों के पीछे छिपी हुई है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, फेनोमेनोलॉजी क्या है? अपने अनुभव का जासूस बनना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस भारी भरकम शब्द फेनोमेनोलॉजी से डरना बिल्कुल नहीं है। चलिए इसे तौर कर समझते हैं। यह शब्द फेनोमेनन से बना है, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज जैसी वो हमें दिखाई देती है या अनुभव होती है। तो फेनोमेनोलॉजी का सीधा साधा मतलब हुआ चीजों के अनुभव का अध्ययन। यह दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो 20वीं सदी की शुरुआत में पैदा हुई, और इसका मकसद बहुत ही क्रांतिकारी था। इसके पहले हजारों सालों से दार्शनिक ये बहस करते आ रहे थे कि असली दुनिया क्या है। कुछ कहते थे कि दुनिया पदार्थ से बनी है, कुछ कहते थे कि यह विचारों से बनी है। वे सब दुनिया के बारे में कोई सारी थ्योरीज बना रहे थे। लेकिन फेनोमेनोलॉजी के संस्थापक एडमंड हुसर्ल नाम के एक जर्मन दार्शनिक ने कहा, रुको, एक मिनट के लिए सब शांत हो जाओ। उन्होंने कहा, हम सब दुनिया के बारे में कोई सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम उस एक चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमारे पास सीधे सीधे मौजूद है, और वो है हमारा अपना अनुभव। हुसर्ल का एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था, चीजों तक वापस चलो। इसका मतलब यह था कि हमें पुरानी सुनी सुनाई थ्योरीज और सिद्धांतों को एक तरफ रखकर सीधे सीधे अपने अनुभव की जांच करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कोई भी चीज, चाहे वो एक सेब हो, एक कुर्सी हो, या हमारा अपना कोई दुख हो, वो हमारे अनुभव में, हमारी चेतना में कैसे प्रकट होती है। फेनोमेनोलॉजी इस बात में रुचि नहीं रखती कि वो सेब असल में एटम से बना है या नहीं। वो इस बात में रुचि रखती है कि जब आप उस सेब को देखते हैं, तो आपको क्या अनुभव होता है। आपको उसका लाल रंग कैसे दिखता है, उसकी गोलाई कैसे महसूस होती है, उसकी खुशबू कैसी लगती है। ये हमारे अपने व्यक्तिपरक अनुभव को बहुत गंभीरता से लेने वाला दर्शन है। चलिए इसे एक और सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक कप कॉफी रखी है। अब अगर कोई वैज्ञानिक उस कॉफी को देखेगा, तो वो क्या करेगा? वो उसका तापमान नापेगा, उसमें कैफीन की मात्रा की जांच करेगा, और यह बताएगा कि कप चीनी मिट्टी का बना है। लेकिन एक फेनोमेनोलॉजिस्ट क्या करेगा? वो इन सब वैज्ञानिक बातों को एक तरफ रख देगा। वो अपनी आंखें बंद करेगा और उस कॉफी के अनुभव का वर्णन करना शुरू करेगा। वो कहेगा, मुझे एक गहरी, गर्म और कुछ कड़वी खुशबू आ रही है। ये खुशबू मुझे सुबह की याद दिला रही है। जब मैं कप को पकड़ता हूं, तो मुझे अपने हाथों में एक आरामदायक गर्माहट महसूस होती है। मैं अपनी चेतना को इस कॉफी पर केंद्रित कर रहा हूं। यह मेरे लिए सिर्फ एक पेय नहीं है, ये एक अनुभव है, एक रिचुअल है। आप देख रहे हैं दोनों में फर्क? विज्ञान हमें चीजों का एक बाहरी ऑब्जेक्टिव विश्लेषण देता है, जबकि फेनोमेनोलॉजी हमें उस चीज के, हमारे अपने आंतरिक सब्जेक्टिव अनुभव की गहराई में ले जाती है। तो फेनोमेनोलॉजी एक तरह की मानसिक माइक्रोस्कोप है। ये हमें अपने ही मन के अंदर झांकने और यह देखने का तरीका सिखाती है कि हमारी चेतना कैसे काम करती है, हम दुनिया को अर्थ कैसे देते हैं,
और हमारे अनुभव की संरचना क्या है। यह कहती है कि सच्चाई कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अनुभव में ही छिपी हुई है। बस हमें उसे ध्यान से देखना सीखना होगा। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन हम अपने अनुभवों पर ध्यान नहीं देते। हम चाय पीते हैं, लेकिन उसका असली स्वाद महसूस नहीं करते। हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन उन्हें सच में सुनते नहीं हैं। फेनोमेनोलॉजी हमें उस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलने और अपनी जिंदगी को ज्यादा गहराई, ज्यादा सजगता और ज्यादा आश्चर्य के साथ जीने का एक तरीका सिखाती है। लेकिन यह सब करने के लिए, अपने अनुभव को उसकी शुद्धता में देखने के लिए, एक बहुत ही खास और शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करना होता है। एक ऐसी तकनीक जो आपसे कहती है कि आप दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी मानते हैं, उसे कुछ देर के लिए भूल जाइए। आपको अपनी सारी मान्यताओं पर, अपनी सारी धारणाओं पर एक ब्रैकेट लगाना होगा, जैसे हम गणित में लगाते हैं। यह एक बहुत ही अजीब और मुश्किल काम लग सकता है। आखिर कोई अपनी मान्यताओं को कैसे भूल सकता है? और अगर हमने सब कुछ ब्रैकेट में रख दिया, तो बचेगा क्या? इसी क्रांतिकारी तकनीक, जिसे ब्रैकेटिंग कहते हैं, के रहस्य को हम अगले अध्याय में उजागर करेंगे। ये वो चाबी है जो फेनोमेनोलॉजी के दरवाजे को खोलती है। चैप्टर नंबर 2, जादुई ब्रैकेट, एपोके की कला। जब आप दुनिया को पहली बार देखते हैं, तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बात की, फेनोमेनोलॉजी का मकसद है हमारे अनुभव को उसकी शुद्धता में, बिना किसी मिलावट के देखना और समझना। लेकिन यह करना इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हम दुनिया को कभी भी सीधे सीधे नहीं देखते। हम हमेशा उसे अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं, अपने सिद्धांतों और अपने पूर्वाग्रहों के एक चश्मे से देखते हैं। जब आप एक वृक्ष को देखते हैं, तो आप सिर्फ एक वृक्ष को नहीं देखते। आपका वैज्ञानिक मन तुरंत कहता है, यह एक वृक्ष है, यह फोटोसिंथेसिस करता है, यह हमें ऑक्सीजन देता है। आपका धार्मिक मन शायद कहे, यह ईश्वर की एक सुंदर रचना है। आपका व्यावहारिक मन शायद कहे, इसकी लकड़ी से अच्छा फर्नीचर बन सकता है। ये सारी बातें, ये सारे विचार उस वृक्ष के आपके प्रत्यक्ष अनुभव पर एक परत की तरह बन जाते हैं, और आप उस वृक्ष को वैसा नहीं देख पाते जैसा वो असल में आपके अनुभव में प्रकट हो रहा है। इसी समस्या को हल करने के लिए फेनोमेनोलॉजी के संस्थापक एडमंड हुसर्ल ने एक बहुत ही अनूठी विधि बताई, जिसे उन्होंने ग्रीक शब्द एपोके का नाम दिया। एपोके का मतलब होता है निर्णय को स्थगित करना। इसे फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन या ब्रैकेटिंग भी कहते हैं। यह विधि कहती है कि अगर आप किसी भी चीज के शुद्ध अनुभव तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको उस चीज के बारे में अपनी सभी मौजूदा मान्यताओं को अस्थायी रूप से एक तरफ रखना होगा। आपको उन्हें ब्रैकेट में डालना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह मानने लगें कि वो मान्यताएं गलत हैं, या आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब बस ये है कि आप कुछ देर के लिए अपनी जांच के दौरान उन पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। आप यह सवाल पूछना बंद कर देंगे कि क्या यह वृक्ष सच में बाहर मौजूद है, या यह वृक्ष किस चीज से बना है। इन सभी सवालों को आप ब्रैकेट में डाल देंगे। चलिए, इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने सामने रखे हुए अपने मोबाइल फोन पर फेनोमेनोलॉजिकल एपोके का अभ्यास करें। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी उन सभी मान्यताओं को ब्रैकेट में डालेंगे जो आपके पास इस फोन के बारे में हैं। आप ये भूल जाएंगे कि यह एक फोन है, कि यह सैमसंग या एप्पल कंपनी का है, कि इससे बात की जा सकती है या इंटरनेट चलाया जा सकता है। आप इसके अंदर के प्रोसेसर, इसकी मेमोरी, इन सब वैज्ञानिक बातों को भी भूल जाएंगे। आप यह भी भूल जाएंगे कि यह महंगा है या सस्ता, या यह आपके लिए कितना जरूरी है। आपने इस फोन से जुड़ी हर कहानी, हर लेबल, हर सिद्धांत को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया है। अब जब आपने यह सब ब्रैकेट में डाल दिया है, तो अब आपके अनुभव में क्या बचा है? अब आप उस चीज को देखिए जो आपके सामने है, जैसे आप उसे अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे हों, जैसे आप कोई एलियन हो जिसे नहीं पता कि यह क्या चीज है। अब आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि आपके सामने एक आयताकार, काला और चिकना सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट है। आप देखेंगे कि कैसे उस पर कमरे की रोशनी चमक रही है। आप उसकी सतह की ठंडक को अपनी उंगलियों पर महसूस करेंगे। आप उसके वजन को अपनी हथेली में महसूस करेंगे। आप बस उस ऑब्जेक्ट के आपके अनुभव में प्रकट होने के तरीके का, उसके रंग, उसके आकार,
उसकी बनावट, उसके तापमान का बिना कोई लेबल लगाए, बिना कोई निर्णय दिए वर्णन कर रहे हैं। यही फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन है। आप बाहरी दुनिया के फोन से हटकर अपनी चेतना में प्रकट हो रहे फोन के अनुभव पर आ गए हैं। यह अभ्यास सुनने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। हमारा मन आदतन चीजों को लेबल करने और उनके बारे में निर्णय देने का काम करता रहता है। इस आदत को तोड़ना ही सबसे प्रमुख चुनौती है। लेकिन अगर आप यह अभ्यास करते हैं, तो इसके परिणाम बहुत ही चमत्कारी हो सकते हैं। यह आपको दुनिया को एक बिल्कुल नई और ताजा नजर से देखना सिखाता है। यह आपको उन छोटी छोटी चीजों में भी सौंदर्य और आश्चर्य का अनुभव कराता है, जिन्हें आप रोज देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यह आपके मन को शांत करता है, क्योंकि आप लगातार चीजों के बारे में चिंता करने या उनका विश्लेषण करने की बजाय उन्हें बस वैसे ही अनुभव करना सीख जाते हैं जैसे वे हैं। यह एक तरह का सेक्युलर मेडिटेशन या दार्शनिक ध्यान है। तो जब हम अपनी सारी मान्यताओं को ब्रैकेट में रख देते हैं, तो हम पाते हैं कि एक चीज है जिसे हम ब्रैकेट में नहीं रख सकते। एक चीज है जिसके होने पर हम संदेह कर ही नहीं सकते, और वो है हमारी अपनी चेतना और उसका अनुभव। दुनिया असली है या नहीं, इस पर तो हम शक कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर शक नहीं कर सकते कि हम अनुभव कर रहे हैं। चेतना ही वो बुनियाद जिस पर फेनोमेनोलॉजी अपनी पूरी इमारत खड़ी करती है। लेकिन यह चेतना है क्या? क्या यह बस एक खाली स्क्रीन की तरह है जिस पर दुनिया की तस्वीरें चलती रहती हैं, या इसकी अपनी भी कोई संरचना, कोई खासियत है? हुसर्ल ने जब इस चेतना की गहराइयों में झांका, तो उन्हें एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण खोज मिली। एक ऐसा नियम जो हमारी चेतना के हर एक पल पर लागू होता है, और इसी खोज को उन्होंने इंटेंशनैलिटी का नाम दिया। आखिर क्या है यह इंटेंशनैलिटी का रहस्य? यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 3, चेतना का सबसे विशाल राज, इंटेंशनैलिटी। जब मन दुनिया की ओर भागा, जब हुसर्ल ने एपोके की विधि का इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया की मान्यताओं को ब्रैकेट में रखकर अपनी चेतना की शुद्ध संरचना की जांच शुरू की, तो उन्हें एक बहुत ही मौलिक और क्रांतिकारी बात पता चली। उन्होंने पाया कि चेतना कभी भी खाली नहीं होती। ये हमेशा किसी न किसी चीज की चेतना होती है। आप सिर्फ सोच नहीं सकते, आप हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में सोचते हैं। आप सिर्फ देख नहीं सकते, आप हमेशा किसी न किसी चीज को देखते हैं। आप सिर्फ प्यार नहीं कर सकते, आप हमेशा किसी न किसी से प्यार करते हैं। हमारी चेतना अपने स्वभाव से ही हमेशा किसी न किसी चीज की ओर निर्देशित होती है, किसी न किसी चीज की ओर इशारा करती है। चेतना के इसी गुण को, इसी के बारे में पन को फेनोमेनोलॉजी में इंटेंशनैलिटी कहा जाता है। यह शब्द इंटेंशन यानी इरादा से आया है, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ अलग है। यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि हम जानबूझकर ऐसा करते हैं, बल्कि यह चेतना का एक अंतर्निहित गुण है। यह उसकी बनावट का ही हिस्सा है। चेतना एक बंद डिब्बे की तरह नहीं है जिसमें विचार और भावनाएं तैर रही हों। चेतना तो एक सर्च लाइट की तरह है, जो हमेशा किसी न किसी चीज पर अपनी रोशनी डाल रही होती है। वह चीज असली हो सकती है, जैसे आपके सामने रखा हुआ यह लैपटॉप। वह चीज काल्पनिक हो सकती है, जैसे एक उड़ने वाला घोड़ा। या वह चीज अमूर्त हो सकती है, जैसे न्याय या आजादी का विचार। लेकिन चेतना हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ओर ही उन्मुख होती है। आप बिना किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते। कोशिश करके देखिए। यह विचार फेनोमेनोलॉजी का दिल है, उसकी धड़कन है। क्यों? क्योंकि यह मन और दुनिया के बीच के उस पुराने द्वंद्व को तोड़ देता है। देकार्त जैसे दार्शनिकों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि हमारा मन एक अलग चीज है और यह बाहरी दुनिया एक अलग चीज है, और इन दोनों के बीच एक बहुत विशाल खाई है। लेकिन इंटेंशनैलिटी का सिद्धांत कहता है कि नहीं, मन और दुनिया इतने अलग नहीं हैं। वे तो शुरू से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चेतना का तो काम ही है दुनिया की ओर पहुंचना, उसे पकड़ना, उसे समझना। अनुभव हमेशा अनुभव करने वाले और अनुभव की जाने वाली चीज का मिलन होता है। आप इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। चलिए इसे एक उदाहरण से और समझते हैं। जब आप एक सेब को देखते हैं, तो आपका देखने का कार्य उस सेब की ओर निर्देशित होता है। यहाँ सेब एक भौतिक ऑब्जेक्ट है। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उसी सेब को याद कीजिए। अब आपका याद करने का कार्य उस याद किए गए सेब की ओर निर्देशित है। अब वो सेब भौतिक नहीं है, वो आपकी याद में है,
लेकिन आपकी चेतना अभी भी एक ऑब्जेक्ट की ओर ही निर्देशित है। अब आप उस सेब के स्वादिष्ट होने की कल्पना कीजिए। अब आपका कल्पना करने का कार्य उस स्वादिष्टता की ओर निर्देशित है। हर मामले में आपकी चेतना किसी न किसी चीज के बारे में है। वह कभी भी अकेली या अपने आप में बंद नहीं होती। इस इंटेंशनैलिटी के सिद्धांत से कुछ बहुत ही गहरे निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, यह हमें यह दिखाता है कि हमारा मन कोई निष्क्रिय कैमरा नहीं है जो बस दुनिया की तस्वीरें खींचता रहता है। हमारा मन सक्रिय रूप से दुनिया को अर्थ देता है। जब हम एक हथौड़े को देखते हैं तो हम उसे सिर्फ लकड़ी और लोहे के एक टुकड़े के रूप में नहीं देखते। हमारी चेतना उसे एक कील ठोकने के औजार के रूप में देखती है। हम उसे उसके उपयोग के साथ, उसके अर्थ के साथ अनुभव करते हैं। हम चीजों को सिर्फ देखते नहीं हैं, हम उन्हें समझते भी हैं। यह जो अर्थ देने की प्रक्रिया है, यह हमारी चेतना का ही एक काम है। दूसरा, इंटेंशनैलिटी का यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि हमारी वास्तविकता हमेशा एक व्याख्या की हुई वास्तविकता होती है। हम कभी भी दुनिया को उसके शुद्ध रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि हम हमेशा उसे अपनी चेतना के माध्यम से ही देखते हैं, जो उसे हमेशा कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई रंग दे देती है। आपका दुनिया का अनुभव और मेरा दुनिया का अनुभव हमेशा कुछ अलग होगा, क्योंकि हमारी चेतनाएं अलग हैं, हमारे इरादे अलग हैं और हमारे जीवन के अनुभव अलग हैं। तो हुसर्ल ने हमें यह तो बता दिया कि हमारी चेतना हमेशा दुनिया की चीजों की ओर भागती है। लेकिन उस दुनिया का क्या जिसमें हम अपना रोजमर्रा का जीवन जीते हैं? वो दुनिया जो हमें इतनी स्वाभाविक, इतनी जानी पहचानी लगती है। वो जो हमारी कॉमन सेंस वाली दुनिया है, जिसमें मार्ग हैं, घर हैं, सामाजिक रस्में हैं और भाषा है। क्या फेनोमेनोलॉजी इस रोजमर्रा की जीती जागती दुनिया के बारे में भी कुछ कहती है? जी हाँ, बिल्कुल कहती है। और हुसर्ल ने इस हमारी स्वाभाविक दुनिया को एक बहुत ही सुंदर नाम दिया, द लाइफ वर्ल्ड। ये वो दुनिया है जिसमें हम सब पैदा होते हैं और जिसे हम सच मानकर जीते हैं। आखिर क्या है यह लाइफ वर्ल्ड का रहस्य और यह वैज्ञानिक दुनिया से कैसे अलग है? इसी जानी पहचानी लेकिन अनदेखी दुनिया की हम खोज करेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 4, हमारी अपनी दुनिया, द लाइफ वर्ल्ड का सच, विज्ञान के पर्दे के पीछे की हकीकत। इंटेंशनैलिटी के सिद्धांत को समझने के बाद हमें यह तो पता चल गया कि हमारी चेतना हमेशा किसी न किसी चीज की ओर निर्देशित होती है। लेकिन वो कौन सी दुनिया है जिसमें यह सब कुछ होता है? हुसर्ल ने अपने बाद के सालों में इस सवाल पर बहुत गहराई से सोचा और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण अवधारणा पेश की, जिसे उन्होंने जर्मन में लेबेंसवेल्ट और अंग्रेजी में द लाइफ वर्ल्ड कहा। लाइफ वर्ल्ड का हिंदी में मतलब हुआ जीवन जगत या जीती जागती दुनिया। ये वो दुनिया है जिसे हम सब अपना रोजमर्रा का जीवन जीते हुए अनुभव करते हैं। ये हमारी स्वाभाविक, जानी पहचानी और कॉमन सेंस वाली दुनिया है। ये वो दुनिया है जिसमें हम सब पैदा होते हैं। ये वो पहली दुनिया है जिसे हम जानते हैं। ये वैज्ञानिक दुनिया से बहुत पहले आती है। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो एटम, मॉलिक्यूल या गुरुत्वाकर्षण के नियमों को नहीं जानता। वो तो अपनी माँ के चेहरे को जानता है, दूध की बोतल को जानता है, अपने खिलौनों को जानता है। वो एक ऐसी दुनिया का अनुभव करता है जो सीधे सीधे उसके मतलब और उसकी जरूरतों से जुड़ी हुई है। यही लाइफ वर्ल्ड है। ये वो दुनिया है जिसमें चीजें हमें उनके वैज्ञानिक गुणों से नहीं, बल्कि हमारे लिए उनके अर्थ से दिखाई देती हैं। हमारे लिए सूरज आग का एक गोला नहीं है, वो तो गर्मी देने वाला और दिन लाने वाला है। हमारे लिए पानी सिर्फ चटुओं नहीं है, वो तो प्यास बुझाने वाला है। लाइफ वर्ल्ड वो दुनिया है जो हमारे अनुभवों, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारे सामाजिक संबंधों से मिलकर बनी है। हुसर्ल ने यह तर्क दिया कि आधुनिक विज्ञान ने एक बहुत महत्वपूर्ण गलती की है। विज्ञान ने इस हमारी जीती जागती अर्थपूर्ण लाइफ वर्ल्ड को भुला दिया है और उसकी जगह एक ठंडी, अमूर्त और गणितीय दुनिया को असली मान लिया है। विज्ञान हर चीज को नापता है, तौलता है और उसे ऑब्जेक्टिव नंबरों में बदल देता है। ऐसा करने में वह उस चीज के व्यक्तिपरक अनुभव को, उसके अर्थ को पूरी तरह से खो देता है। हुसर्ल कह रहे थे कि विज्ञान गलत नहीं है, लेकिन वो अधूरा है। विज्ञान भी तो इसी लाइफ वर्ल्ड की नींव पर खड़ा हुआ है। एक वैज्ञानिक भी तो एक इंसान ही है जो इसी कॉमन सेंस वाली दुनिया में रहता है, अपने दोस्तों से बात करता है और कॉफी पीता है। विज्ञान लाइफ वर्ल्ड से पैदा हुआ है, लेकिन वह इतना सफल हो गया कि वह अपने ही माता पिता को
अपनी ही जड़ों को भूल गया है। इसे एक उदाहरण से समझिए। आप अपने घर में हैं। आपके लिए आपका घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का एक ढांचा नहीं है। वो घर है। उसमें आपकी यादें हैं, सुरक्षा का एहसास है, आराम है। हर कोना आपको किसी न किसी बात की याद दिलाता है। यह आपका लाइफ वर्ल्ड का घर है। अब एक सिविल इंजीनियर आता है और आपके घर को देखता है। उसके लिए यह दीवारों, बीम और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का एक ढांचा है। वो उसे नापेगा और उसका एक नक्शा बनाएगा। यह वैज्ञानिक दुनिया का घर है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन हुसर्ल कहेंगे कि जो आपका अनुभव है वो ज्यादा बुनियादी, ज्यादा मौलिक है। इंजीनियर का विश्लेषण तो उस अनुभव के बाद आता है। वो उस पर की गई एक बौद्धिक कारीगरी है। फेनोमेनोलॉजी हमें वापस उसी मौलिक, जीती जागती दुनिया में ले जाना चाहती है जिसे विज्ञान की सफलताओं ने हमसे कहीं दूर कर दिया है। तो आपका लाइफ वर्ल्ड क्या है? यह आपकी संस्कृति से बनता है। भारत में एक गाय को पवित्र मां के रूप में देखा जा सकता है। यह हमारे लाइफ वर्ल्ड का हिस्सा है। पश्चिम में उसे सिर्फ दूध देने वाले एक जानवर या भोजन के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। यह उनके लाइफ वर्ल्ड का हिस्सा है। लाइफ वर्ल्ड हमारी भाषा से बनता है। जिन चीजों के लिए हमारी भाषा में शब्द होते हैं वे हमें ज्यादा आसानी से दिखाई देती हैं। यह हमारे सामाजिक रिवाजों से बनता है। किसी से मिलने पर हाथ जोड़ना या हाथ मिलाना, यह हमारे लाइफ वर्ल्ड की एक स्वाभाविक बात है जिस पर हम सोचते भी नहीं हैं। ये वो पूरा बैकग्राउंड है, वो पूरा मंच है जिस पर हमारे जीवन का नाटक खेला जाता है। हम इस लाइफ वर्ल्ड में इतने रचे बसे होते हैं कि हम इसे देख ही नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसे एक मछली को पानी दिखाई नहीं देता। फेनोमेनोलॉजी का काम है इसी अनदेखे, फॉर ग्रांटेड लिए जाने वाले लाइफ वर्ल्ड पर रोशनी डालना। यह हमें यह एहसास कराती है कि हमारी वस्तुनिष्ठ लगने वाली दुनिया भी असल में कितनी व्यक्तिपरक और सांस्कृतिक है। यह हमें दूसरे कल्चर और दूसरे लोगों के लाइफ वर्ल्ड का सम्मान करना सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया को देखने का सिर्फ एक ही सही तरीका नहीं है। लेकिन हुसर्ल ने तो बस एक दरवाजा खोला था। उन्होंने हमें चेतना और हमारे अनुभव की दुनिया की एक झलक दिखाई थी। लेकिन उनका एक ऐसा शिष्य भी था जो उस दरवाजे से अंदर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसने हॉसर्ल की फेनोमेनोलॉजी को लिया और उसे एक ऐसी दिशा में घुमा दिया जो और भी ज्यादा गहरी, और भी ज्यादा व्यक्तिगत और शायद कुछ और ज्यादा अंधेरी थी। उसने सवाल को चेतना क्या है से बदलकर इंसान का होना क्या है कर दिया। यह कहानी है मार्टिन हाइडेगर की, और यहीं से फेनोमेनोलॉजी, एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद का हाथ थाम लेती है। चैप्टर नंबर 5, चेतना से अस्तित्व तक का सफर। हाइडेगर की क्रांति। इंसान होने का मतलब क्या है? एडमंड ह्यूसर्ल ने फेनोमेनोलॉजी का जो विशाल भवन बनाया था उसकी नींव बहुत मजबूत थी। लेकिन हर महान गुरु की तरह उनका एक ऐसा शिष्य भी था जिसने सिर्फ उनकी बातों को दोहराया नहीं, बल्कि उनकी नींव पर एक बिल्कुल ही नया और अलग तरह का ढांचा खड़ा कर दिया। उस शिष्य का नाम था मार्टिन हाइडेगर। हाइडेगर को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और सबसे विवादास्पद दार्शनिकों में से एक माना जाता है। उन्होंने हुसर्ल की फेनोमेनोलॉजी को लिया और उसे एक ऐसी जबरदस्त पलटी मारी कि दर्शन शास्त्र का नक्शा ही बदल गया। हाइडेगर ने कहा कि हुसर्ल की फेनोमेनोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, लेकिन वो एक बहुत अहम गलती कर रही है। वो चेतना, अनुभव और ज्ञान जैसी चीजों पर तो ध्यान दे रही है, लेकिन वो उस एक सबसे बुनियादी सवाल को भूल रही है जिसके बिना ये सब कुछ बेमानी है। और वो सवाल है होने का सवाल। अब यह सुनने में कुछ अजीब लग सकता है। होने का क्या मतलब? हम सब हैं, यह कुर्सी है, यह दुनिया है, इसमें सवाल क्या है? लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि यही तो सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। हम सब होने की अवस्था में हैं, लेकिन हम ये भूल ही गए हैं कि होना असल में है क्या। हम चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम उनके अस्तित्व के बारे में ही सोचना भूल गए हैं। हाइडेगर ने कहा कि फेनोमेनोलॉजी का असली काम चेतना की संरचना का अध्ययन करना नहीं, बल्कि अस्तित्व या होने की संरचना का अध्ययन करना है। और इस जांच को शुरू करने के लिए हमें उस सत्ता से शुरू करना होगा जो होने के सवाल को पूछ सकती है। और वो सत्ता कौन है? वो हम हैं, इंसान। हाइडेगर ने इंसान के लिए एक खास जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया, डाजाइन। डाजाइन का शाब्दिक अर्थ है वहां होना। ये इंसान के होने का एक खास तरीका है। एक पत्थर भी होता है, एक जानवर भी होता है,
लेकिन सिर्फ इंसान ही है जो अपने होने के बारे में जानता है, जो अपने अस्तित्व पर सवाल उठा सकता है और जिसे अपने होने की परवाह है। यहीं पर हाइडेगर हुसर्ल से अलग हो जाते हैं। हुसर्ल एक अलग थलग दुनिया से कटी हुई शुद्ध चेतना की बात कर रहे थे, लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि ऐसी कोई चेतना होती ही नहीं है। हमारा होना, हमारा डिजाइन हमेशा से ही दुनिया में होना है। हम कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं हैं जो एक कमरे में बंद होकर बाहर की दुनिया के बारे में सोच रहे हों। हम तो शुरू से ही इस दुनिया में फेंके हुए हैं। हम इस दुनिया में एक कर्ता के रूप में हैं, जो चीजों का इस्तेमाल करता है, लोगों से मिलता है और अपने प्रोजेक्ट्स में लगा रहता है। जब आप एक हथौड़े को देखते हैं, तो आप उसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखते जिसका आप विश्लेषण कर रहे हो। आप तो उसे एक औजार के रूप में देखते हैं, जिसे उठाकर कील ठोकनी है। हमारी दुनिया से पहली मुलाकात हमेशा एक व्यावहारिक, उलझी हुई और मतलब भरी मुलाकात होती है। हाइडेगर कहते हैं कि हम ज्यादातर समय अपने होने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम वे की दुनिया में जीते हैं। हम वही करते हैं जो वे करते हैं। हम वही बातें करते हैं जो वे करते हैं। हम वैसे ही सोचते हैं जैसे वे सोचते हैं। हम झुंड का हिस्सा बनकर एक ऑथेंटिक यानी एक नकली जीवन जीते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी आजादी से और अपनी मौत की सच्चाई से भागते रहते हैं। हम खुद को रोजमर्रा के कामों और गपशप में व्यस्त रखते हैं, ताकि हमें इन विशाल और मुश्किल सवालों का सामना न करना हो। लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो हमें इस झुंड की नींद से झकझोर कर जगा देते हैं। और हाइडेगर के अनुसार ऐसा ही एक सबसे शक्तिशाली अनुभव है एंग्जाइटी या चिंता का। यह कोई साधारण डर नहीं है जो किसी खास चीज से होता है। यह एक गहरी और निराधार चिंता है। ये वो एहसास है जब अचानक हमें यह महसूस होता है कि यह जो हमारी जानी पहचानी दुनिया है, ये बहुत ही नाजुक है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एक शून्य है। ये वो एहसास है जब हमें अपनी पूरी आजादी और पूरी जिम्मेदारी का बोध होता है। हमें यह महसूस होता है कि हमें इस दुनिया में बिना किसी कारण या उद्देश्य के फेंक दिया गया है और हमें खुद ही अपने जीवन का अर्थ बनाना है। यह एक बहुत ही डरावना एहसास है, लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि यही वो क्षण है जो हमें एक प्रामाणिक जीवन जीने का मौका देता है। यही वो क्षण है जब हम झुंड से अलग होकर अपने होने का सामना करते हैं। तो हाइडेगर की फेनोमेनोलॉजी हमें हमारे अपने अस्तित्व की गहराइयों में ले जाती है। ये हमें दिखाती है कि इंसान होना सिर्फ सोचना या महसूस करना नहीं है। ये एक निरंतर प्रोजेक्ट है, एक संभावना है। हम हमेशा कुछ बनने की प्रक्रिया में हैं और हमारे इस होने का जो अंतिम क्षितिज है, जो हमारे जीवन की सारी संभावनाओं को एक सीमा देता है, वो है हमारी अपनी मौत। हाइडेगर कहते हैं कि एक प्रामाणिक जीवन जीने के लिए हमें अपनी मौत की सच्चाई का सामना करना सीखना होगा। लेकिन क्या मौत एक अंत है? और इस चिंता और मौत की सच्चाई का सामना करके हम क्या पाते हैं? हाइडेगर की यह अस्तित्ववादी फेनोमेनोलॉजी हमें जीवन के उन सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सवालों के आमने सामने खड़ा कर देती है, जिनसे हम अक्सर भागने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 6, अस्तित्व की गहराइयां, चिंता, समय और मृत्यु। जब हाइडेगर ने हमें आईना दिखाया, मार्टिन हाइडेगर ने हमें हमारे रोजमर्रा के नकली जीवन से झकझोर कर चिंता या एंजाइटी के उस गहरे अनुभव के सामने खड़ा कर दिया। जैसा कि हमने बात की, यह कोई साधारण डर नहीं है। यह तो हमारे अपने अस्तित्व के खोखलेपन और हमारी असीम आजादी का एहसास है। यह वो पल है जब दुनिया के सारे सहारे, सारे वे लोग क्या कहेंगे वाले नियम अचानक बेमानी लगने लगते हैं और हम खुद से पूछते हैं, मैं क्या कर रहा हूं? मेरे जीवन का क्या मतलब है? हाइडेगर कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस एहसास से इतना डर जाते हैं कि वे तुरंत वापस झुंड की दुनिया में शोर शराबे और रोजमर्रा के कामों में भाग जाते हैं। लेकिन जो साहसी लोग इस चिंता का सामना करते हैं, उनके लिए एक प्रामाणिक, एक सच्चे जीवन का दरवाजा खुलता है। एक प्रामाणिक जीवन जीने का मतलब क्या है? हाइडेगर के अनुसार इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि आप इस दुनिया में फेंके गए हैं, बिना किसी स्क्रिप्ट के। आपको खुद ही अपने जीवन का लेखक, डायरेक्टर और एक्टर बनना है। इसका मतलब है अपनी पूरी जिम्मेदारी को स्वीकार करना। आप अपनी असफलताओं के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते, न अपने माता पिता को, न समाज को और न ही भगवान को। आपके जीवन का जो कुछ भी बनता है, वो आपके अपने चुनावों का नतीजा है। यह एक बहुत विशाल और भारी जिम्मेदारी है और इसीलिए ज्यादातर लोग इससे डरते हैं।
वे चाहते हैं कि कोई और उन्हें बताए कि उन्हें क्या करना है, कैसे जीना है। लेकिन एक प्रामाणिक व्यक्ति अपनी आजादी के इस बोझ को स्वीकार करता है। और इस प्रामाणिक जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है हमारे समय और मृत्यु के साथ हमारे रिश्ते को समझना। हाइडेगर कहते हैं कि हम आम तौर पर समय को घड़ी के समय के रूप में देखते हैं। सेकंड, मिनट, घंटे। ये एक बाहरी और ऑब्जेक्टिव समय है। लेकिन हमारे अस्तित्व का, हमारे डाजाइन का एक आंतरिक समय भी है, जिसे वे अस्तित्ववादी समय कहते हैं। हमारा होना हमेशा भविष्य की ओर उन्मुख होता है। हम हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी योजनाओं, अपनी संभावनाओं की ओर दौड़ रहे होते हैं। और यह जो हमारा भविष्य की ओर दौड़ना है, यह एक अंतिम और सबसे निश्चित संभावना पर जाकर रुक जाता है। और वो है हमारी अपनी मृत्यु। हम सब जानते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे। लेकिन हम इस सच्चाई को एक बाहरी तथ्य की तरह जानते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सब इंसान मरते हैं। हम इसे व्यक्तिगत रूप से अपनी एक निश्चित संभावना के रूप में स्वीकार नहीं करते। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा जिंदा रहेंगे। हम अपनी मौत को हमेशा कल पर टालते रहते हैं। हाइडेगर कहते हैं कि यह एक नकली तरीका है जीने का। एक प्रामाणिक जीवन जीने का मतलब है अपनी मौत को अपनी सबसे निजी, सबसे निश्चित और सबसे अनूठी संभावना के रूप में स्वीकार करना। इसे उन्होंने मृत्यु की ओर होना कहा है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा समय सीमित है, कि हमारे पास इस जीवन में करने के लिए बस कुछ ही साल, कुछ ही महीने, कुछ ही दिन हैं, तो अचानक हमारे जीवन की हर चीज बदल जाती है। जो चीजें हमें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, छोटी छोटी लड़ाइयां, अहंकार, पैसा इकट्ठा करना, वे सब अचानक बेमानी लगने लगती हैं। और जो चीजें सच में जरूरी हैं, प्रेम, रिश्ते, रचनात्मकता और अपने सच को जीना, वे सबसे आगे आ जाती हैं। अपनी मौत की सच्चाई का सामना करना हमें डराता नहीं है, बल्कि हमें आजाद करता है। यह हमें हर पल को पूरी तरह से जीने के लिए, अपने चुनावों को समझदारी से करने के लिए और एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जिस पर हमें गर्व हो। यह हमें झुंड की नकली दुनिया से निकालकर हमारे अपने असली और प्रामाणिक जीवन में स्थापित कर देता है। तो हाइडेगर की फेनोमेनोलॉजी हमें कोई आरामदायक जवाब नहीं देती। वह तो हमें हमारे अस्तित्व के सबसे कठोर सत्यों, हमारी निराधारता, हमारी आजादी और हमारी नश्वरता के सामने लाकर खड़ा कर देती है। यह एक बहुत ही गंभीर और गहरा दर्शन है। यह हमें बताता है कि इंसान होना कोई आसान बात नहीं है। यह एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। लेकिन इसी जिम्मेदारी में, इसी आजादी में हमारे जीवन की महानता और उसका अर्थ छिपा हुआ है। हाइडेगर ने हमें हमारे मन और हमारे अस्तित्व की गहराइयों में तो उतार दिया, लेकिन उनकी फेनोमेनोलॉजी में अभी भी एक चीज की कमी थी। उन्होंने हमारे होने की बात तो की, लेकिन उन्होंने उस शरीर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जिसमें हम होते हैं। हमारा यह जीता जागता, महसूस करने वाला और दुनिया में काम करने वाला शरीर, इसका हमारे अनुभव में क्या रोल है? क्या यह सिर्फ एक मशीन है जिसे हमारा मन चलाता है, या फिर कहानी कुछ और ही है? इसी सवाल को उठाया एक और महान फ्रांसीसी दार्शनिक ने, और उन्होंने फेनोमेनोलॉजी को एक नया और बहुत ही शारीरिक मोड़ दिया। चैप्टर नंबर 7। मैं सिर्फ सोचता नहीं, मैं महसूस करता हूं। मेर्लो-पोंटी और जीता जागता शरीर। हाइडेगर हमें हमारे अस्तित्व की ऊंचाइयों और गहराइयों में तो ले गए, लेकिन उनकी दुनिया कुछ अमूर्त, कुछ दिमागी सी लगती है। अब फेनोमेनोलॉजी के मंच पर एक और शानदार विचारक का आगमन होता है, जो हमें वापस जमीन पर, हमारे अपने शरीर में ले आता है। उनका नाम था मोरिस मेर्लो-पोंटी। वह एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे और उन्होंने फेनोमेनोलॉजी को एक नई और बहुत ही जरूरी दिशा दी, जिसे शरीर की फेनोमेनोलॉजी कहा जाता है। मेर्लो-पोंटी ने कहा कि देकार्त से लेकर हुसर्ल तक ज्यादातर पश्चिमी दर्शन ने एक बहुत अहम गलती की है। उन्होंने मन को शरीर से श्रेष्ठ माना है और शरीर को बस एक ऑब्जेक्ट, एक मशीन की तरह देखा है। लेकिन यह हमारे अनुभव की सच्चाई नहीं है। मेर्लो-पोंटी कहते हैं कि हम दुनिया का अनुभव किसी शुद्ध, शरीर रहित चेतना से नहीं करते। हम दुनिया का अनुभव अपने जीते जागते शरीर के माध्यम से करते हैं। यहाँ जीता जागता शरीर और एक भौतिक शरीर में बहुत अधिक फर्क है। एक डॉक्टर जब आपके शरीर की जांच करता है, तो वो उसे एक भौतिक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। लेकिन आप अपने शरीर को अंदर से अनुभव करते हैं। आप सिर्फ एक शरीर रखते नहीं हैं, आप अपना शरीर हैं। आपका शरीर ही वो जरिया है जिससे आप दुनिया में मौजूद हैं, जिससे आप चीजों को महसूस करते हैं
और जिससे आप दुनिया में काम करते हैं। हमारा अस्तित्व एक शारीरिक अस्तित्व है। चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है? शुरुआत में आप अपने दिमाग से सचेत रूप से हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हैंडल को कैसे पकड़ना है, पैडल कैसे मारना है, बैलेंस कैसे बनाना है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ यह ज्ञान आपके शरीर में उतर जाता है। अब आपको सोचना नहीं होता, आपका शरीर जानता है कि साइकिल कैसे चलानी है। यह एक शारीरिक ज्ञान है जो दिमागी ज्ञान से अलग है। इसी तरह जब एक टाइपिस्ट बिना कीबोर्ड को देखे टाइप करता है तो उसकी उंगलियां जानती हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ है। यह ज्ञान उसके दिमाग में नहीं, उसके शरीर में बसा हुआ है। मेर्लो पोंटी कहते हैं कि हमारा ज्यादातर जीवन इसी तरह के शारीरिक ज्ञान और आदतों से चलता है। मेर्लो पोंटी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है धारणा की प्रधानता। वे कहते हैं कि हमारा दुनिया के साथ सबसे बुनियादी और पहला रिश्ता सोचने का नहीं, बल्कि देखने, सुनने और छूने का है, यानी धारणा का है। और यह धारणा कोई दिमागी प्रक्रिया नहीं है, यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं और अपनी त्वचा से महसूस करते हैं। हमारा शरीर ही दुनिया के साथ हमारे संवाद का माध्यम है। दुनिया हमें वैसी दिखाई देती है जैसी वो है, क्योंकि हमारा शरीर वैसा है जैसा वो है। अगर हमारे पास पंख होते और हम उड़ सकते तो हमारे लिए दुनिया का अनुभव बिल्कुल अलग होता। अगर हमारी आंखें एक मक्खी की तरह होती तो हमें दुनिया बिल्कुल अलग दिखाई देती। मेर्लो पोंटी हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम कोई मशीन में बैठे भूत नहीं हैं, जैसा कि देकार्त सोचते थे। हमारा मन और हमारा शरीर दो अलग अलग चीजें नहीं हैं जो किसी तरह से जुड़ी हुई हैं। वे तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही अस्तित्व के दो अविभाज्य हिस्से हैं। आप यह नहीं कह सकते कि कहाँ आपका मन खत्म होता है और कहाँ आपका शरीर शुरू होता है। जब आप शर्म से लाल हो जाते हैं तो यह एक शारीरिक घटना है या एक मानसिक? जब आप गुस्से में कांपने लगते हैं तो यह शारीरिक है या मानसिक? ये दोनों हैं। मेर्लो पोंटी हमें हमारे शरीर के साथ एक ज्यादा गहरा और सम्मानजनक रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपने शरीर को सिर्फ एक औजार की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे हमारे अपने अस्तित्व का केंद्र मानना चाहिए। मेर्लो पोंटी की यह फेनोमेनोलॉजी हमें एक बहुत ही संपूर्ण और संतुलित तस्वीर देती है। इसमें हुसर्ल की चेतना भी है, हाइडेगर का अस्तित्व भी है और इन सब को एक साथ जोड़ने वाला हमारा जीता जागता शरीर भी है। इसने हमें हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव की गहराइयों में उतारा है। लेकिन हमारी दुनिया सिर्फ हमारी ही तो नहीं है। इस दुनिया में दूसरे लोग भी हैं। जब हम किसी दूसरे इंसान को देखते हैं तो हमारे अपने अनुभव का क्या होता है? क्या वो दूसरा इंसान भी मेरी ही तरह एक चेतना है या मेरे लिए वो बस एक और ऑब्जेक्ट है? एक दूसरे व्यक्ति का अनुभव हमारे अपने अस्तित्व को कैसे बदल देता है? इसी बहुत ही नाटकीय और मनोवैज्ञानिक सवाल को अपनी फेनोमेनोलॉजी का केंद्र बनाया एक और महान फ्रांसीसी दार्शनिक ने, जो हाइडेगर के भी शिष्य थे और मेर्लो पोंटी के दोस्त भी, और उनका नाम था ज्यां पोल सार्त्र। चैप्टर नंबर 8, मैं और दूसरे, सार्त्र का टकराव। जब किसी की नजर आपको पत्थर बना देती है। अब तक हमने अपनी चेतना, अपने अस्तित्व और अपने शरीर की यात्रा की। यह एक तरह की अकेली यात्रा थी, अपने ही अंदर की दुनिया की खोज। लेकिन हम इंसान अकेले नहीं रहते। हमारा जीवन दूसरे लोगों से, उनके साथ हमारे रिश्तों से बुना हुआ है। और जैसे ही हमारी दुनिया में कोई दूसरा प्रवेश करता है, हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा अनुभव एक झटके में बदल जाता है। इसी नाटकीय और अक्सर असहज कर देने वाले बदलाव का विश्लेषण किया ज्यां पोल सार्त्र ने, जो अस्तित्ववाद के सबसे महान नामों में से एक हैं। सार्त्र ने फेनोमेनोलॉजी का इस्तेमाल हमारे सामाजिक और पारस्परिक रिश्तों की गहराइयों में झांकने के लिए किया, और उन्होंने जो खोजा वो बहुत ही चौंकाने वाला था। सार्त्र की फेनोमेनोलॉजी का केंद्र है टकराव। वे कहते हैं कि हमारा दूसरों के साथ सबसे बुनियादी रिश्ता प्रेम या सहयोग का नहीं, बल्कि टकराव का है। अब यह सुनने में कुछ निराशाजनक लग सकता है, लेकिन चलिए समझते हैं कि उनका मतलब क्या था। सार्त्र कहते हैं कि जब मैं अकेला होता हूं तो मैं अपनी दुनिया का केंद्र होता हूं। हर चीज मेरे चारों ओर घूमती है। मैं एक सब्जेक्ट हूं, एक कर्ता हूं जो दुनिया को देख रहा है और उसे अर्थ दे रहा है। मेरे लिए दुनिया की बाकी सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं, यानी कर्म हैं, जिन्हें मैं देखता हूं।
लेकिन अब कल्पना कीजिए कि मैं एक पार्क में अकेला बैठा हूं और मैं अपनी दुनिया का राजा हूं। तभी पार्क के दूसरे कोने से एक दूसरा इंसान आता है। जैसे ही वो मेरी दुनिया में प्रवेश करता है, एक भूचाल आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा इंसान सिर्फ एक और ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कोई वृक्ष या बेंच हो। वो भी मेरी ही तरह एक सब्जेक्ट है। उसकी भी अपनी एक दुनिया है, जिसका केंद्र वो खुद है। और अब मेरी दुनिया का एक हिस्सा, जो पहले सिर्फ मेरा था, वो उसकी दुनिया का भी हिस्सा बन गया है। मेरी दुनिया मुझसे चोरी हो रही है। अब पार्क में एक नहीं बल्कि दो ब्रह्मांड टकरा रहे हैं और दोनों ही खुद को केंद्र होने का दावा कर रहे हैं। यहीं से टकराव शुरू होता है। इस टकराव का सबसे शक्तिशाली अनुभव होता है दा लुक या नजर के माध्यम से। सार्त्र इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप जिज्ञासावश एक दरवाजे के की होल यानी चाबी लगाने वाले छेद से अंदर झांक रहे हैं। उस समय आप पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। आप एक शुद्ध सब्जेक्ट हैं और वो दरवाजा और उसके पीछे का कमरा आपके ऑब्जेक्ट हैं। आपको अपने होने का कोई एहसास नहीं है। आप बस उस देखने के काम में लीन हैं। तभी अचानक आपको अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और आप महसूस करते हैं कि कोई आपको देख रहा है। जिस पल आपको यह एहसास होता है कि आप देखे जा रहे हैं, उस पल आपकी पूरी दुनिया पलट जाती है। अब आप एक सब्जेक्ट नहीं रहे। उस दूसरे की नजर में आप एक ऑब्जेक्ट बन गए हैं। आप कोई जो ताली लगाने का छेद से झांक रहा है बन गए हैं। आप अचानक अपने शरीर के प्रति, अपनी स्थिति के प्रति सचेत हो जाते हैं। आपको शर्म महसूस होती है। आप पकड़े जाने का डर महसूस करते हैं। आपकी आजादी छीन ली गई है। उस दूसरे की नजर ने आपको एक चीज में, एक लेबल में बदल दिया है। सार्त्र कहते हैं कि यही हमारा दूसरों के साथ सबसे बुनियादी रिश्ता है। हम लगातार एक दूसरे को अपनी नजर से ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं और दूसरे हमें अपनी नजर से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम अपनी सब्जेक्टिविटी, अपनी आजादी को बचाने के लिए लड़ते रहते हैं। इसीलिए सार्त्र ने अपने एक नाटक में लिखा था, नर्क दूसरे लोग हैं। उनका मतलब यह नहीं था कि दूसरे लोग बुरे होते हैं, बल्कि यह कि दूसरे की उपस्थिति ही हमारी आजादी को सीमित कर देती है और हमें हमारे अपने बारे में सचेत करके एक तरह की दुख देती है। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। सोच कर देखिए, जब आप अकेले गाना गा रहे होते हैं, तो आप कितना आजाद महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई आपको सुन रहा है, आप तुरंत सचेत हो जाते हैं और आपका गाना बदल जाता है। जब कोई आपकी तारीफ करता है, तो आप उस तारीफ के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो आप उस आलोचना के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। हम अपनी पहचान को लगातार दूसरों की नजरों के आईने में ही बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। सार्त्र हमें इस टकराव के प्रति जागरूक होने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि हम दूसरों को कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरे हमें कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि सच्चे और प्रेमपूर्ण रिश्ते असंभव हैं? सार्त्र का दर्शन कुछ निराशावादी जरूर है, लेकिन यह हमें एक बहुत अहम सबक भी सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को उनकी पूरी सब्जेक्टिविटी, उनकी पूरी आजादी के साथ स्वीकार करना सीखना होगा। हमें उन्हें अपनी दुनिया का एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश बंद करनी होगी और उन्हें उनके अपने ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में सम्मान देना होगा। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद यहीं पर एक सच्चे रिश्ते की संभावना छिपी हुई है। सार्त्र की फेनोमेनोलॉजी हमें हमारे सामाजिक जीवन की उस अदृश्य युद्ध को दिखाती है जो हम सब हर रोज, हर पल लड़ रहे हैं। हमने अब तक अपने अनुभव के लगभग हर पहलू को देख लिया है। हमारी चेतना, हमारा अस्तित्व, हमारा शरीर और हमारे रिश्ते। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस सब दिमागी कसरत का, इस सब गहरे विश्लेषण का हमारी असली जिंदगी में क्या फायदा है? क्या हम फेनोमेनोलॉजी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं? इसी व्यावहारिक सवाल का जवाब हम खोजेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 9, फेनोमेनोलॉजी रोजमर्रा की जिंदगी में। जब फिलॉसफी किताबों से बाहर निकली, अब तक की हमारी यह यात्रा बहुत ही दार्शनिक और सैद्धांतिक रही है। हमने हुसर्ल, हाइडेगर, मेर्लोपोंटी और सार्त्र जैसे कोई सारे दार्शनिकों के गहरे और जटिल विचारों को समझने की कोशिश की है। तो अब आपके मन में यह सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि ठीक है, यह सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मेरी असल जिंदगी में इसका क्या काम? मैं इस फेनोमेनोलॉजी का अचार डालूं? यह एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब है कि फेनोमेनोलॉजी सिर्फ किताबों में कैद रहने वाली फिलॉसफी नहीं है।
बल्कि यह हमारे जीवन के कई व्यावहारिक क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी और प्रभावशाली साबित हुई है। चलिए देखते हैं कैसे। फेनोमेनोलॉजी का सबसे मुख्य प्रभाव शायद मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में पड़ा है। 20वीं सदी की शुरुआत में मनोविज्ञान पर दो विचारधाराएं हावी थीं। एक थी फ्रायड की मनोविश्लेषण, जो हमारे अचेतन मन की दबी हुई इच्छाओं पर जोर देती थी, और दूसरी थी व्यवहारवाद, जो हमें सिर्फ एक मशीन की तरह देखती थी, जिसका व्यवहार बाहरी उत्तेजनाओं का परिणाम होता है। इन दोनों ही विचारधाराओं में इंसान के अपने व्यक्तिपरक अनुभव के लिए कोई जगह नहीं थी। यहीं पर फेनोमेनोलॉजी ने एक क्रांति ला दी। कार्ल रॉजर्स और रोलो में जैसे मनोवैज्ञानिकों ने फेनोमेनोलॉजी से प्रेरणा लेकर मानवतावादी और अस्तित्ववादी मनोविज्ञान को जन्म दिया। यह नया दृष्टिकोण कहता है कि अगर आपको किसी इंसान को समझना है, तो आपको उसके बाहरी व्यवहार या उसके अचेतन मन का विश्लेषण करने से पहले उसकी अपनी दुनिया को, उसके अपने अनुभव को समझने की कोशिश करनी होगी। एक थेरेपिस्ट का काम मरीज को यह बताना नहीं है कि उसकी समस्या क्या है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित और सहानुभूतिपूर्ण माहौल बनाना है जिसमें मरीज खुद अपनी भावनाओं और अनुभवों को बिना किसी डर का अवलोकन कर सके। यहाँ एपोके या ब्रैकेटिंग की विधि बहुत काम आती है। एक अच्छा थेरेपिस्ट अपनी सारी थ्योरीज और पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखकर बस अपने क्लाइंट की बात को, उसकी दुनिया को उसके नजरिए से समझने की कोशिश करता है। यह दृष्टिकोण आज भी काउंसलिंग और थेरेपी में बहुत इस्तेमाल होता है, और यह हमें सिखाता है कि किसी भी इंसान को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ध्यान से सुनना। फेनोमेनोलॉजी का दूसरा मुख्य योगदान समाजशास्त्र और नृविज्ञान में है। अल्फ्रेड शुट्स जैसे समाजशास्त्रियों ने हुसर्ल के लाइफ वर्ल्ड के विचार का इस्तेमाल यह समझने के लिए किया कि हम सब मिलकर एक सामाजिक वास्तविकता का निर्माण कैसे करते हैं। पैसा क्या है? यह तो बस कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन हम सबके साझा अनुभव और विश्वास ने उसे एक मूल्य दे दिया है। शादी क्या है? यह सिर्फ दो लोगों का साथ रहना नहीं है, यह एक सामाजिक संस्था है जिसे हमने मिलकर एक खास अर्थ दिया है। फेनोमेनोलॉजी हमें यह दिखाती है कि हमारी सामाजिक दुनिया कोई बाहरी और ठोस चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के संवाद, हमारी आदतों और हमारे साझा अनुभवों से लगातार बनती और बदलती रहती है। यह हमें दूसरी संस्कृतियों को समझने में भी मदद करती है। किसी दूसरी संस्कृति को समझने के लिए हमें अपने सांस्कृतिक चश्मे को उतारकर उनके लाइफ वर्ल्ड में प्रवेश करने की कोशिश करनी होगी। यही नहीं, फेनोमेनोलॉजी का असर कला, साहित्य और वास्तुकला के विश्लेषण पर भी हुआ है। जब हम कोई पेंटिंग देखते हैं या कोई कविता अध्ययन करते हैं तो हम सिर्फ रंगों या शब्दों का विश्लेषण नहीं कर रहे होते। हम उस कलाकृति के साथ एक अनुभव में प्रवेश करते हैं। फेनोमेनोलॉजी हमें उस अनुभव की संरचना को समझने में मदद करती है कि वो कलाकृति हमें कैसा महसूस कराती है, वो हमारी चेतना को कैसे प्रभावित करती है। इसी तरह एक आर्किटेक्ट ये समझने के लिए फेनोमेनोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है कि एक इमारत सिर्फ एक ढांचा नहीं होती, बल्कि वो लोगों के अनुभव को कैसे आकार देती है। एक घर घर जैसा क्यों महसूस होता है? एक मंदिर में हमें शांति का अनुभव क्यों होता है? इन सवालों के जवाब हमें हमारे और हमारे बनाए हुए पर्यावरण के बीच के गहरे रिश्ते को समझने में मदद करते हैं। और आज के इस डिजिटल युग में फेनोमेनोलॉजी और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव साइंस के क्षेत्र में यह हमें एक बहुत अहम चेतावनी देती है। हम ऐसी मशीनें बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसानों की तरह सोच सकें, लेकिन फेनोमेनोलॉजी हमें याद दिलाती है कि इंसानी बुद्धिमत्ता सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग नहीं है। यह अनुभव पर, शरीर में होने पर और एक लाइफ वर्ल्ड में रहने पर आधारित है। क्या एक कंप्यूटर जिसके पास कोई शरीर नहीं है, कोई भावनाएं नहीं हैं और कोई बचपन की यादें नहीं हैं, वो कभी भी यह समझ पाएगा कि लाल रंग को देखने का या प्यार में होने का अनुभव कैसा होता है? यह चेतना की कठिन समस्या है, और फेनोमेनोलॉजी हमें बताती है कि शायद हम कभी भी एक सच्ची चेतन मशीन न बना पाए, क्योंकि चेतना सिर्फ गणना करने से कहीं ज्यादा कुछ है। तो अब जब हम इस यात्रा के अंत में हैं, तो इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? वो एक सबसे विशाल सबक क्या है जो फेनोमेनोलॉजी हमें हमारे जीवन के लिए देती है? चैप्टर नंबर 10, निष्कर्ष, अनुभव की शक्ति, फेनोमेनोलॉजी से जीवन जीने की कला। तो दोस्तों, हमने फेनोमेनोलॉजी की इस गहरी और अक्सर घुमावदार लगने वाली दुनिया में एक लंबी यात्रा की है। हमने हुसर्ल के साथ अपने अनुभव पर ब्रैकेट लगाना सीखा,
हाइडेगर के साथ अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरे, मेर्लो पोंटी के साथ अपने शरीर के ज्ञान को पहचाना और सार्त्र के साथ दूसरों की नजर के टकराव को महसूस किया। यह एक दिमागी तौर पर बहुत ही गहन यात्रा रही है। तो अब सवाल यह है कि इस सब का निचोड़ क्या है? अगर हमें फेनोमेनोलॉजी को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो, तो वो क्या होगी? मेरे हिसाब से वो एक लाइन ये होगी: फेनोमेनोलॉजी अपने अनुभव पर गहराई से ध्यान देने की कला है। ये सुनने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन इसी एक सरल सी बात में एक बहुत विशाल क्रांति छिपी हुई है। हम सब अपनी जिंदगी में सच्चाई, खुशी और अर्थ की तलाश कर रहे हैं। हम उसे किताबों में, गुरुओं में, धर्मों में या फिर बाहरी दुनिया की सफलताओं में खोजते हैं। लेकिन फेनोमेनोलॉजी हमें एक बिल्कुल ही अलग और ज्यादा सीधा रास्ता दिखाती है। वो कहती है कि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारे रहस्य, सारे जवाब तुम्हारी अपनी चेतना और तुम्हारे अपने अनुभव में ही छिपे हुए हैं। तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल, तुम्हारा सुबह उठना, तुम्हारा चाय पीना, तुम्हारा काम पर जाना, तुम्हारा किसी से बात करना, सच्चाई से लबालब भरा हुआ है। जरूरत है तो बस उस पर ध्यान देने की। फेनोमेनोलॉजी हमें एक तरह का जागरूकता का अभ्यास सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर न जिएं, बल्कि हर पल को उसकी पूरी गहराई और समृद्धि के साथ अनुभव करें। जब आप दुखी हों, तो उस दुख से भागने या उसे दबाने की बजाय फेनोमेनोलॉजी आपसे कहेगी, रुको और देखो, ये दुख का अनुभव कैसा है, ये तुम्हारे शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, ये तुम्हारी चेतना में कैसे प्रकट हो रहा है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप पाते हैं कि आप उस दुख से अलग हो जाते हैं। आप उसके साक्षी बन जाते हैं और ऐसा करने से ही वो दुख अपनी पकड़ खोने लगता है। यही बात खुशी, डर और हर दूसरी भावना पर भी लागू होती है। यह हमें दुनिया के प्रति एक बच्चे जैसी आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना से फिर से जोड़ती है। हम युवा होकर चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हम एक फूल को देखते हैं और बस कह देते हैं, यह एक गुलाब है। लेकिन हम रुककर यह नहीं देखते कि उसकी पंखुड़ियों की बनावट कैसी है, उस पर ओस की बूंदें कैसे चमक रही हैं, या उसकी खुशबू हमारे अंदर क्या महसूस करा रही है। फेनोमेनोलॉजी हमें उस गुलाब के चमत्कार को फिर से देखना सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा यह अस्तित्व, हमारा इस दुनिया में होना और अनुभव करने की यह क्षमता अपने आप में कितना विशाल और अद्भुत रहस्य है। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीते हैं, तो हमारी जिंदगी कभी भी उबाऊ या बेमानी नहीं हो सकती। हर पल एक नई खोज बन जाता है। अंत में फेनोमेनोलॉजी हमें एक गहरी बौद्धिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता देती है। यह हमें किसी भी बाहरी सत्ता, चाहे वो विज्ञान हो, धर्म हो या समाज हो, पर आंख बंद करके विश्वास करने से रोकती है। यह कहती है कि तुम्हारा अपना अनुभव ही तुम्हारे लिए अंतिम प्रमाण है। किसी भी सिद्धांत को मानने से पहले उसे अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। यह हमें अपने जीवन का मालिक बनना सिखाती है। यह हमें यह एहसास कराती है कि हम अपनी वास्तविकता के सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि सह निर्माता भी हैं, क्योंकि हम ही अपनी चेतना से इस दुनिया को अर्थ देते हैं। ये एक बहुत विशाल शक्ति है और एक बहुत अहम जिम्मेदारी भी। तो फेनोमेनोलॉजी कोई सूखी फिलॉसफी नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ही मन को एक प्रयोगशाला बना सकते हैं और अपने ही अनुभव को अपना सबसे प्रमुख गुरु। ये हमें कोई बने बनाए जवाब नहीं देती, लेकिन ये हमें सही सवाल पूछना सिखाती है। और शायद, जैसा कि महान कवियों और दार्शनिकों ने कहा है, सही सवाल पूछना ही जवाब पाने से ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक दर्शन के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारी अपनी चेतना और हमारा अनुभव ही वास्तविकता को समझने की सबसे विशाल कुंजी है, और कैसे हम इसका उपयोग करके एक ज्यादा जागरूक और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी मान्यताओं को ब्रैकेट में रखकर दुनिया को एक नई नजर से देखें, कैसे अपनी चेतना की शक्ति को पहचानें और कैसे अपने हर अनुभव को पूरी गहराई से जिएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपने जीवन को अर्थ देने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं,
तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और अपने अनुभव के महत्व के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।